Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start another video of chapter 3. We will study structure of enzyme here. So let's start. Before we start, if you have any question, you don't understand anything in this lecture, you can ask in the comment section. तो हम बात करते हैं जो एंजाइम होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ मिलके बना होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है वो दो टाइप्स की होती है, जिनमें से एक होती है फंक्शनल प्रोटीन और दूसरी होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्ट्रक्चर्स बनाने की। जैसे कि डीएनए के अंदर जो प्रोटीन होती है वो स्ट्रक्चर बनाती है। दे मेक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल यूनिट बनाती है। लेकिन यहाँ पर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, और एंजाइम जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। दे आर लाइक ग्लोब्यूल, ये गोल होते हैं और काफ़ी स्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जैसा कि राइबोसोम, दे आर एंजाइम्स which consist of RNA and found in ribosomes। ये RNA से बने होते हैं और राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनका फंक्शन देखें तो एक एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, विच फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बॉन्ड्स बनाते हैं अमीनो एसिड्स के दरमियान जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मीन कि ये जो एंजाइम है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखते हैं जी शेप ऑफ एंजाइम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव साइट। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 10,000 टू ओवर 1 मिलियन। जो इसका एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 10,000 से 1 मिलियन तक होता है। और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर टर्शरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी भी हो सकता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो ये जितने हैवी होते हैं उतने ही स्टेबल होते हैं। इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर क्वाटरनरी या टर्शरी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव साइट क्या है। एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं, उसकी स्पेसिफिक शेप होती है और इस शेप के ऊपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है या बाइंड होता है। और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो होता है जिसने बाद में प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना होता है। एक बात और कि सारे का सारा जो एंजाइम होता है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक जगह होती है जो कैटालाइसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है और इसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। अच्छा, सेकंड ये है कि जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है वो पॉइंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये जो अटैचमेंट सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान होती है ये इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मीन कि ये जो बॉन्डिंग होती है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ये बॉन्डिंग जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। एक्टिव साइट के ऊपर जो होता है 3 से 12 तक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी स्कैटर्ड इन पेप्टाइड। दीज आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, लीनियर हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर फोल्डिंग की वजह से चेंज होते हैं। जैसे जैसे प्रोटीन के अमीनो एसिड्स फोल्ड होते जाते हैं उनका स्ट्रक्चर मोर एंड मोर ग्लोब्यूलर होता जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्टिव साइट फॉर एल्डोलेज कंसिस्ट ऑफ ग्लाइसिन, हिस्टिडीन एंड एलानिन अमीनो एसिड्स। अगर हम ये जो एल्डोलेज प्रोटीन की बात करें, एंजाइम की बात करें तो इसके ऊपर ये 3 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। मीन कि ये 3 अमीनो एसिड्स एल्डोलेज की
एक्टिव साइट बनाते हैं। कम से कम 3 या 12 तक अमीनो एसिड किसी भी एक्टिव साइट के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अंदर मेन 2 चीज़ें होती हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है और दूसरा कैटालिटिक साइट होती है। बाइंडिंग साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग होती है, यहाँ पर सबस्ट्रेट की अटैचमेंट होती है। और कैटालिटिक साइट जो होती है इस पर कैटालाइसिस होती है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पर जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कुछ एंजाइम्स को अपनी वर्किंग या अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की नीड होती है, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर इज़ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। इट इज़ प्रेजेंट इन सम एंजाइम्स। ये सब एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये चंद एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके फंक्शन कितने होते हैं? 2। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट। ये सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पर अटैच करता है। सेकंड क्या है? इट आल्सो पार्टिसिपेट इन कैटालिटिक प्रोसेस। मीन कि ये जो कैटालिटिक प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेशन करता है। कैटालाइसिस में भी कोफैक्टर अपना रोल प्ले करता है इन सम केसेस, हर जगह पे नहीं। एन एंजाइम विच रिक्वायर अ कोफैक्टर become active only if the cofactor is combined with it. Such an enzyme is called holoenzyme. वो एंजाइम जिसको कैटालाइसिस के लिए कोफैक्टर की नीड हो, कोफैक्टर की ज़रूरत हो, और कोफैक्टर के साथ इस एंजाइम के अंदर केमिकल रिएक्शन हो, तो इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। मीन कि ये कंप्लीट एंजाइम होता है, कोफैक्टर के बगैर ये एंजाइम एक्टिव नहीं होता है। दूसरा केस ये है कि अगर कोफैक्टर इज़ नॉट अवेलेबल, कोफैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो द रिमेनिंग प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव एंड इज़ कॉल्ड एपो एंजाइम। अगर कोफैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव हो जाएगा, और इस इनएक्टिव एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो कैटालाइसिस नहीं करेगा बल्कि इनएक्टिव ही रहेगा, और इस एंजाइम को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। होलो एंजाइम जो है वो कैटालिटिकली एक्टिव है क्योंकि इसको कोफैक्टर मिल गया है, और एपो एंजाइम जो है वो कैटालिटिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसको नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर अवेलेबल नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम क्या है। एक्टिवेशन क्या है? हाउ द एंजाइम कैन डू कैटालाइसिस, हाउ इट कैन परफॉर्म द फंक्शन। एंजाइम किस तरह से अपना प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है, हम इसको एक्टिवेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, पेप्सिन secreted by gastric glands from stomach wall. The name of enzyme is पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो होती है वो इनएक्टिव स्टेट है, मतलब जिसके अंदर ये काम नहीं करता है। फिर क्या होता है? इन दिस स्टेट इट हैज़ एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट अटैच टू इट्स एक्टिव साइट, यानी उसकी एक्टिव साइट जो है वो छुपी होती है, उस पर एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट अटैच होता है। जब एक्टिव साइट छुपी होगी तो सबस्ट्रेट इस पर बॉन्ड मतलब बाइंड नहीं हो सकता, उसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता। जब बाइंडिंग नहीं होगी तो कन्वर्जन कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगी? अब हम देखते हैं इसको कैसे एक्टिव करना है, एक्टिव कैसे होता है। When pepsinogen is exposed in HCl, the additional polypeptide fragment is removed. जब HCl के सामने पेप्सिनोजिन आता है तो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड जो फ्रेगमेंट होता है ये रिमूव हो जाता है। तो फिर क्या होता है? जो इनएक्टिव एपो एंजाइम था वो एक्टिव हो जाता है, यानी वो होलो एंजाइम बन जाता है, और सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो जाता है, और इस तरह से ये एंजाइम काम करता है।
अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स कौन कौन सी हैं। कोफैक्टर्स में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर ये इनऑर्गेनिक हों तो द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर डिफरेंट मेटेलिक आयंस लाइक आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। These are only attached to the enzymes when substrate get bind। ये सिर्फ उस वक्त अटैच होते हैं जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है। Such cofactors are also called activators। ये जो कोफैक्टर्स होते हैं हम इनको एक्टिवेटर्स भी कह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी को हम ऑर्गेनिक फैक्टर्स बोलते हैं। इनको कोएंजाइम भी बोला जा सकता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं हम इनको। इनमें फ़र्क क्या है? कोएंजाइम्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स। ये विटामिन से बने होते हैं। ये भी जो सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के बाद अटैच होते हैं। मीन कि जब सबस्ट्रेट अटैच होता है तो उसके बाद ये अटैच होंगे। मीन कि दीज आर इजीली डिटैचेबल। ये इजीली डिटैच हो जाते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप को अगर देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। कोवेलेंटली बॉन्डेड का मतलब ये है कि दीज आर परमानेंटली अटैच्ड टू एंजाइम। ये मुस्तकिल बॉन्डेड होता है। डज़ नॉट डिटैच आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के बाद भी डिटैच नहीं होता बल्कि उसके बाद भी जुड़ा ही रहता है। इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को देखा, बाइंडिंग साइज़ क्या होती है, कैटालिटिक साइट क्या होती है, इसी तरह एपो एंजाइम क्या होता है और होलो एंजाइम क्या है। उसके बाद हमने कोफैक्टर्स को डिफ़ाइन किया और उसकी दो टाइप्स को और जो इसकी दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हमने देखा। और जो कोफैक्टर की जो सिग्निफिकेंस है उसको भी हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया। आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच।